डॉक्टर साहब, नायब वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ साहब की मानी पिटाई से मुलाकात की जो खबरें थी उसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की अडयाला जेल मुलाकात के लिए जाने की बातें जो है सिर्फ कयास आराइयाँ हैं। जी, उन्होंने तरदीद की है उसकी। और इसमें ये अभी अगले 1-2 दिन जो है वो पाकिस्तान की सियासत तो सारी घूम रही है। ये जो कुदरती आफात और जो बिल्डिंग्स गिर रही हैं कराची में, एक और बिल्डिंग के बारे में इतला आ रही है, मखदूश इमारतें हैं, करप्शन है वहाँ पे पैसे लेके बहुत अरसे से। लेकिन ये कि मखदूश इमारतें भी उनको गिरा दिया जाता। लेकिन ये है कि वो थोड़ी सी ज़मीन है और हर को पता है उस पर बहुत कई फ्लैट्स बने हुए, तो वो सारे मामला हैं। लेकिन इसमें ज़ाहिर है कि सियासत तो नहीं रुक रही, वो तो अपनी जगह तेज़ी से जारी है पूरी दुनिया में। और वाक़यात जो हैं वो बड़े तल्ख़ हैं इस वक्त और कशीदा हैं, क्योंकि जंगें जो हैं वो तैयार खड़ी हैं, नई जंगें और नई कशीदगियाँ, और पुरानी जो जंगें हैं उन पे पॉज, वो वक्फा है। अच्छा, इसमें जो 2-3 बातें हैं वो इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ गुफ्तगू अच्छी नहीं गई थी। कल भी हमने बात की थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंट पुतिन से गुफ्तगू जो है वो अच्छी नहीं थी, और उसका हमें ये, अगर हम लाइव स्लाइड देखें कल की, दोबारा उस गुफ्तगू को देखें तो वो 1 घंटे की गुफ्तगू जो है उसका जो अलामिया जारी हुआ वहाँ से यूरी शॉफ की तरफ से, तो उससे हमें ज़ाहिर हुआ कि यूक्रेन के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, 11th स्लाइड अगर हम दिखाएं इसमें, तो उसमें वो बाकायदा ये मेंशन है कि प्रेसिडेंट पुतिन अपने गोल से पीछे नहीं हटेंगे, ये उस अलामिये में लिखा हुआ है। और साथ ही उसमें ये भी है कि मिडल ईस्ट के ऊपर बात हुई, साथ उसमें ये भी है कि ईरान के ऊपर बात हुई, और साथ एक अलग से जुमला है कि शाम के ऊपर, सीरिया पे भी बात हुई। यानी मिडल ईस्ट में गालिबन जो अलामिया है उससे ये लग रहा है कि सीरिया जो है वो मिडल ईस्ट में नहीं है, या मिडल ईस्ट को अलग से वो उन्होंने एम्फेसाइज किया। बहरहाल वो ये है कि वो गुफ्तगू किसी अच्छे पैरा में नहीं कि उसके बाद ज़ेलेंस्की से इसमें हम देखें तो ये हमें काफ़ी, इसका बड़ा हिस्सा जो है वो हमें नज़र आता है। मुबारकबाद भी दी है उन्होंने जो 4 जुलाई कल गुजरी इंडिपेंडेंस डे की, और फिर उसके बाद उन्होंने ईरान की बात भी की, मिडल ईस्ट की बात भी की, ये सिविल वॉर के बारे में भी याद उन्होंने दिलाया। ये सारी बातें कल हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन असल जो बात थी वो ये कि इसमें इसका कोई मुस्बत पहलू नहीं निकला। अच्छा, ये बात यहाँ पर बिल्कुल हम जब भी इसको डिस्कस करें ना आगे, और ये सारी सूरत हाल को डिस्कस करें, तो ये ज़हन में रखें कि अमेरिका ने पहली बात तो ये कि कल उनका यौम आज़ादी था 4 जुलाई, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो अपना बिग ब्यूटीफुल बिल भी कल साइन किया। लेकिन अमेरिका की आज़ादी जो है वो उसने बरतानिया से ली थी, पहली बात तो ये। तो यानी जो बरतानिया से अगर किसी मुल्क ने सबसे पहले बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी हासिल की थी तो वो अमेरिका था, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। फिर बहुत से मुल्कों ने आज़ादी हासिल की बरतानिया से, लेकिन उसमें अमेरिका का नाम भी है। और अमेरिका आज़ादी हासिल करने के बाद बरकरार नहीं रख पाता, आज़ादी हासिल करता भी नहीं और बरकरार भी नहीं रख पाता अगर उस वक्त रशिया उनका साथ ना देता। तो ये ज़हन में रखें कि अमेरिका की आज़ादी में बहुत बड़ा हाथ रशिया का है, क्योंकि ये 4 जुलाई 1776 को आज़ादी इनकी हुई थी ना, तो उसके बाद जो है वो उस वक्त बरतानिया ने 25,000 फौज मांगी थी। सोवियत यूनियन तो नहीं था, रशिया की जो कैथरीन द ग्रेट थी, उनसे कहा था कि हमें अमेरिका के अगेंस्ट वहाँ पे बगावत को कुचलना है। अच्छा, ये जब रखें कि उस वक्त तक अमेरिका की 13 रियासतें ऐलान कर चुकी थी 1776 में, ये 1780 की बात मैं कर रहा हूँ। तो बरतानिया मान नहीं रहा था उस आज़ादी को, उन्होंने कहा बगावत हो गई, इसको हम कुचलेंगे। लेकिन यह है कि अमेरिका के साथ फ्रांस चला गया था, फ्रांस और बरतानिया आपस में लड़ रहे थे आलमी बालादस्ती के लिए। तो फ्रांस जो है वो चला गया था अमेरिका के साथ, उन 13 रियासतों के साथ, और लड़ाई हो रही थी बरतानिया से। तो बरतानिया ने मदद मांगी थी कैथरीन द ग्रेट से, जो रशिया की उस वक्त मलका थी। तो कैथरीन द ग्रेट से उन्होंने कहा था कि 25,000 हमें आप फौजी दें, ताकि हम ये बगावत को जो अमेरिका में हो रही है, जो हमारी कॉलोनी था, उस आज़ादी उन्होंने डिक्लेयर कर दी, उसको हमें कुचलना है, तो हमें आप 25,000 फौजी दें। कैथरीन द ग्रेट जो है उन्होंने कहा था कि हमारी जो फ़ौज है
वो मैसेंड्री का काम नहीं करेगी और हमारी फ़ौज इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि उन्होंने नॉर्थ सी और बाल्टिक सी में रशिया ने अपने जहाज़ भेज दिए थे, बहरी जहाज़, जिसकी वजह से बरतानिया के जहाज़ों की जो इधर उधर उनका आना जाना था वो ब्लॉक हो गया था। और ये बात बहुत ज़्यादा अमेरिका की आज़ादी जो उन्होंने ली, बरतानिया ब्लॉक हो गया था और उस वक्त लीग ऑफ आर्मी न्यूट्रलिटी एक उस पर दस्तखत हुए थे और बिट सारा। और उसके बाद ये कि कुछ अर्से के बाद जो है वो रशिया ने अपने बहरी जहाज़ भी फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क की बंदरगाहों पे खड़े कर दिए थे ले जाके, और एक तरह से मैसेज दिया था बरतानिया को कि आप यहाँ पे जब हमला करेंगे तो यहाँ पे रशिया के जहाज़ भी मौजूद हैं। लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन जो नफसियाती दबाव था वो इस कदर ज़्यादा था बरतानिया पे कि बरतानिया ने फिर वो जो 13 रियासतों की आज़ादी थी, जो कि बाद में रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका की शक्ल जिसने इख्तियार की, वो मुमकिन ना होती अगर रशिया उस वक्त उनकी मदद ना करता। तो अलेक्जेंडर दोम के दौर में और फिर उसके बाद कैथरीन द ग्रेट के दौर में और फिर क्रीमिया के साथ जंग हो रही थी रशिया की, तो फिर रशिया ने चूँकि मदद की थी अमेरिका की, तो रशिया ने कहा कि हमें ज़रा पैसे चाहिए। वो एक घाटे का सौदा भी कर लिया रशिया ने, उन्होंने कहा पैसे चाहिए, आप हमसे कुछ ज़मीन लेके और हमें पैसे दे दें। तो वो ज़मीन जो थी वो अलास्का थी। अलास्का की ज़मीन जो बेची थी रशिया ने, तो वो अमेरिका और रशिया ने असल में प्यार मोहब्बत में दोस्ती में बेची थी, लेकिन वो आगे जाके इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी अलास्का, ये ना ज़ाहिर अमेरिका को पता था ना रशिया को पता था। लेकिन बहरहाल अमेरिका की आज़ादी में पहली बात तो ध्यान में रखें कि रशिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया, और ये बात कहीं ना कहीं अमेरिका की हिस्ट्री में आज भी मौजूद है कि उन्होंने बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। ये कहीं ना कहीं आगे जाती है, पीछे जाती है, सब कुछ मामला चलता है। और ये अमेरिका की जो आप डीप स्टेट कह लें, एस्टेब्लिशमेंट, उनके जहन में ये बात है कि हम वो डिपेंडेंट तो बहुत रहते हैं बरतानिया के, लेकिन कभी कभी वो आज़ादी की तरफ भी एक सोच उनमें ये भी होती है कि हम इंडिपेंडेंट फैसला करें। एक बात तो ये हो गई। तो ये जो प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको याद दिलाया कि आपकी इंडिपेंडेंस में रशिया का बहुत रोल था, तो ये उन्होंने 250 साल पहले और 160 साल पहले वो सारे वाक़यात याद दिलाए जो कैथरीन द ग्रेट के दौर में और फिर अलेक्जेंडर दोम के दौर में सारे हुए। दूसरी जो बात है वो ये बात इंपॉर्टेंट है कि बात तो अच्छी नहीं हुई प्रेसिडेंट पुतिन की और प्रेसिडेंट ट्रंप की फ़ोन पे, लेकिन उसके बाद जो है वो 40 मिनट तक टेलीफोन पर बात हुई ज़ेलेंस्की से, प्रेसिडेंट ट्रंप की। और ज़ेलेंस्की को उन्होंने गालिबन ही कहा कि जो है वो पैट्रियट मिसाइल्स वगैरह हम आपको देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई मुस्बत यानी कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ी तब्दीली उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के जो उनका रवैया है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उसमें भी नहीं आई, और ज़ेलेंस्की को भी बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ सवाए इसके कि कुछ पैट्रियट मिसाइल्स की बैटरीज वगैरह, और वो भी उसका ऐलान नहीं हुआ बाकायदा। वो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि मेरी बात बड़ी अच्छी हुई। अच्छा, अब आ जाएं कि ये गज़ा में क्या होने जा रहा है, और अगले 24 घंटों में फ्लाई करना है नेतन्याहू को वाशिंगटन, क्योंकि पीर के रोज़ उसकी मीटिंग है। तो कल या आज रात को या कल ज़ाहिर फ्लाई करेगा वाशिंगटन, तो परसों की मुलाकात और उससे पहले क्या सूरत हाल बनती है वो सारी तय होगी। और हमास ने जो मुसव्विदा आया था उसमें बुनियादी तब्दीलियां करके, ये मेरे पास सेकंड स्लाइड है, ये सेकंड स्लाइड हम दिखा सकें इसमें क्या तब्दीलियां हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट तब्दीलियां हैं। सेकंड ये अरबी में है, लेकिन इसको जितना हम समझ सकते हैं तो उतना समझ के हम इसको अभी चंद मिनटों में बताते हैं। लेकिन पहले मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि इसमें एक तो तब्दीलियां बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं हमास ने जो पेश हुआ था मुसव्विदा स्टीव विटकॉफ की तरफ से, इसराइल की तरफ से, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, उसमें चंद बुनियादी तब्दीलियां भी की हैं, लेकिन वो बुनियादी तब्दीलियां बड़ी अहम भी हैं। अच्छा, अब वो जो तब्दीलियां हैं उनको इस तरह से आप देखें कि जो एक बात पहले जहन में यहाँ पे थोड़ी सी तारीख करके फिर मैं इस पे आता हूँ। देखिए, रशिया जो है वो सोवियत यूनियन और रशिया, इनका एक बड़ा गहरा तारीखी ताल्लुक है इसराइल के साथ, सही ठीक है। और जो सहूनी रियासत का जो बानी था
या जिसने तसव्वुर पेश किया था, जो थियोडोर हर्ल्स का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, ये जो सहूनी रियासत का बानी था, ये तो सहूनियत पे यकीन रखता था, और इसने स्विट्ज़रलैंड के अंदर वो पहली सहूनी कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसका जिक्र भी हम कर चुके हैं। 1775 1776 में इसने प्रेस वहाँ पे ज़ायनिस्ट कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस की, और ये सारा। अच्छा, ये तो बात हो गई सारी, लेकिन मैं जो बुनियादी तौर पे बात, जो पॉइंट है, मैं उसमें तीन अल्फाज जो सियासत में और सियासी नज़रियात हैं, मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा। यानी कम्युनिज़म, मार्क्सिज़म और सोशलिज़म की मैं डिटेल्स में इस वक्त बिल्कुल भी नहीं जा रहा। मैं सिर्फ एक बुनियादी सी बात करके फिर आगे निकलता हूँ, और वो ये है कि जो उनका एक बहुत बड़ा, जब ये सहूनियत ने ये नज़रिया सामने आया यूरोप के अंदर, तो उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो सोशलिस्ट नज़रियात पे यकीन रखता था, यानी सोशलिस्ट नज़रियात पे, और फिर वो मार्क्सिज्म की तरफ भी, अब उसको मार्क्सिज्म कह लें, सोशलिज्म कह लें, कम्युनिज्म कह लें, आपस में सारे, लेकिन वो कार्ल मार्क्स से मुतासिर थे। उनके जो यानी जो सहूनी रियासत के कुछ लोग, तो वो कुछ अपने आप को सोशलिस्ट, कहीं वो तारीख उठा के देखें तो मार्क्सिस्ट, कहीं उठा के देख लें तो वो कम्युनिस्ट, लेकिन वो बहरहाल ऐसे थे कि वो उनका जो टिल्ट था वो रशिया की तरफ ज़्यादा था, और रशियन इनकलाब से बड़े मुतासिर हो गए बाद में, वो जब रशियन इनकलाब आया, लेकिन शुरू में वो कार्ल मार्क्स से बड़े मुतासिर थे। और ये जो थियोडोर हर्ल्स थे, ये तो नहीं थे, ये नहीं था, ये बंदा जिसने सहूनी रियासत का जो ख्वाब देखा, ये नहीं था, लेकिन इसके साथी जो थे वो जो हैं वो सोशलिज्म से और मार्क्सिज्म से मुतासिर थे। और ख़ास तौर पे जो चियाम विज़मा, जो इनका एक शुरू में जो सहूनी रियासत का, जो आप समझ लें कि जिसने ये चार्टर वाटर सारा बनाया था बैठ के, जो बानियों में से एक था, जो बड़ा करीब था थियोडोर हर्ल्स के, वो तो बिल्कुल ही सोशलिस्ट ज़हनियत थी उसकी, सोशलिज्म की तरफ माइल था। कम्युनिज्म की तरफ भी बाद में जाके कम्युनिज्म का जिक्र अगर आ जाता है, उसकी एक एक्सट्रीम, जाहिर है कि वो फिर एक से दूसरी में, मैं डेफिनेशन में नहीं जा रहा। और कार्ल मार्क्स को अपना वो हीरो कहता था, पढ़ता था वो सारा। तो अब हुआ ये है कि ये पूरी जो तहरीक है ना सहूनियत की, ये मशरकी यूरोप में, और जो अच्छा ये जो बंदा था, ये पैदा भी उन इलाकों में हुआ जो अब यूक्रेन में है, तो ये रशिया, इसका ओरिजिन भी रशिया से था, तो ये यहाँ पर बड़े ये मजबूत थे। और ये जो है ये बड़े, आप समझें कि उसके बाद जो है, अच्छा ये जो बंदा है जो चियाम विज़मा का, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, ये आगे जाके इसराइल का पहला सदर बना। और इसी तरह से इसके साथ जो दूसरा सोशलिस्ट ज़ायनिस्ट था, या मार्क्सिस्ट ज़ायनिस्ट था, या उसको सोशलिस्ट ज़ायनिस्ट कह लें, वो जो था उसका वज़ीर आज़म बना, उसका नाम था डेविड बेन गुरियन। तो ये सोशलिस्ट थे, यानी ज़ायनिस्ट भी थे लेकिन सोशलिस्ट भी थे, और कार्ल मार्क्स से मुतासिर थे। अच्छा, और फिर इसीलिए जो पहली रशिया में इसराइल ने अपनी सफ़ीर जो भेजा, अपनी पहली सफ़ीर को, सोवियत यूनियन ने फ़ौरन तस्लीम कर लिया था इसराइल को ना, फौरी तौर पे तस्लीम कर लिया था इसराइल को, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि ये सारे के सारे सोशलिज्म, और तो स्टालिन थे, तो उन्होंने फ़ौरन तस्लीम कर लिया था। तो जो पहली सफ़ीर जिनको भेजा था इसराइल ने, वो भी सोशलिस्ट ज़ायनिस्ट, ठीक है, यानी कैपिटलिस्ट नहीं, सोशलिस्ट ज़ायनिस्ट। और उस खातून का नाम था गोल्डा मेयर, जो आगे जाके वज़ीर आज़म। ये सारे सोशलिस्ट थे बुनियादी तौर पे। अच्छा, सोशलिज्म और सोशलिज्म के, अब यूरोप में जो कि सोशलिस्ट थे, तो दो तीन इश्यूज़ यहाँ पे अब ज़हन में हमें रखने ज़रूरी हैं। एक तो ये कि वो कैथोलिक मज़हब, और वो चाहते थे कि ये यहाँ से फारिग हो। एक तो वो मजहबी मुनाफरत जो हमने पिछले दिनों तारीख में डिस्कस की थी, कि तारीख में वो कैथोलिक थे, ज्यूज़ को पसंद नहीं करते थे, सलीबी जंगें वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब ये इसराइल बनने से पहले सहूनी
सहूनियत का जो दौर था उस वक्त भी इनकी मेजॉरिटी जो कि सोशलिस्ट थी और वो टूवर्ड्स उनका जो टिल्ट था वो टूवर्ड्स रशिया और सोवियत यूनियन था, तो इसलिए यूरोप के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा इशू था कि इनको निकाल के फेंको, यूरोप से इनको निकालो। और यूरोप से निकाल के जब ये फ़लस्तीन में आए तो ये चूंकि उसी नज़रिए के तहत आए थे कि जी यहाँ पर तो ज़मीनें सबके अंदर कोई एक मालिक नहीं होता, सब में ज़मीनें बराबर होती हैं, तो ये जो सोशलिस्ट नज़रियात इन्होंने कम्युनिस्ट नज़रियात को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, उसके पीछे ये भी बहुत था कि ये अपने आप को सोशलिस्ट पोर्ट्रे करते थे।